तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीजेस, ऑल्सो मेंशन टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। ओके, देखो सबसे पहले अगर हम एक्यूट डिसीज की बात करें, ये एक्यूट और ये हो जाएगा क्रॉनिक। अब जो डिसीज है ना, उनको हमने कैटेगरी के बेस पे डिफाइन किया कि अगर कोई डिसीज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है तो उनको बोला जाता है एक्यूट डिसीज। तो हम यहाँ पे पॉइंट बना सकते हैं, दिस टाइप ऑफ डिसीज लास्ट फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, दिस लास्ट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल सा, कि जो ये बीमारियां हैं ये थोड़े टाइम तक इंसान को तंग करती हैं, या कह सकते हैं कि ये थोड़े टाइम तक बॉडी को अफेक्ट करते हैं, उसके बाद ये क्योर हो जाती हैं। ठीक है। और सेकंड, अगर हम क्रॉनिक डिसीज की बात करें तो दे लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये रहेगी लाइफ टाइम, कि मान लो कोई बीमारी ऐसे लाइफ टाइम तक, मतलब जब इंसान मर ना जाए जब तक उसके साथ रहे, ऐसी बीमारियां क्या होती हैं, क्रॉनिक डिसीज होती हैं। अब सेकंड में अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई बीमारी छोटे पीरियड के लिए यानी शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, दैट मीन्स वो इजीली क्योरेबल है, तो हम कह सकते हैं इजीली क्योरेबल, कि उसे जल्दी से उसका इलाज या ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्रॉनिक डिसीज की बात कर रहे हैं कि वो लाइफ टाइम या लंबे पीरियड तक रहेंगे, यानी उसका क्योर करने की टेक्निक्स है या तो वो कम है, या फिर उसके ट्रीटमेंट में भी कमी है, या उनको ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नॉट इजिली क्योरेबल, कि उनको जल्दी से क्योर नहीं कर सकता। अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आप रिलेट कर पाओगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब देखो, जो एक्यूट डिसीज है तो ज़्यादातर केसेस में क्या देखा गया, देखो ये बात तो पक्का है कि अगर डिसीज होती है तो बॉडी को अफेक्ट करती है, तो एक्यूट डिसीज क्या करती हैं, ये बॉडी को लेस अफेक्ट करती है, लेस अफेक्ट हेल्थ ऑफ द बॉडी। अगर हम क्रॉनिक डिसीज की बात करें तो ये क्या करती हैं, दे अफेक्ट द बॉडी अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं बॉडी को, तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, क्रॉनिक डिसीज। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स की। सबसे अच्छे इसमें एग्जांपल्स क्या आ सकते हैं, फीवर आ सकता है, कोल्ड आ सकता है, फ्लू आ सकता है, इवन जो कोविड-19 भी बोलेंगे वो भी क्या होगा, एक्यूट डिसीज में आएगा, क्योंकि इम्यूनिटी के बेस पे 15 से 20 डेज में ठीक हो जाता है। अगर किसी इंसान को ज़्यादा बीमारी ना हो तो इम्यूनिटी के बेस पे कोरोना भी जल्दी से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम क्रॉनिक डिसीज की बात करें, जैसे आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगा अस्थमा, अस्थमा आ जाएगा, कैंसर आ जाएगा, एड्स आ जाएगा, तो ऐसी जो डिसीज के एग्जाम्पल हैं, एलिफेंटिसिस है, ऐसी जो बीमारियां हैं दे लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और दे, जैसे कैंसर है, कैंसर तो लाइफ टाइम रहती है, उसकी सर्जरी भी करा देते हैं, कुछ सालों में इंसान की डेथ हो जाती है। तो हम ऐसे क्रॉनिक और एक्यूट डिसीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और अच्छी बात ये होगी आपको पॉइंट्स में इनको अच्छे से समझाया जाए और ये कीवर्ड जरूर यूज करने हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाई अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द इवन स्मॉल इन्फेक्शन। देखो ये कहा जाता है, एड्स एक वायरल डिसीज है। कौन से वायरस होता है, HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो सिंड्रोम होता है ये। देखो बेसिकली जो एड्स जैसी बीमारी हैं, साइफिल्स हैं, ये इंसान के इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और हमें पता है इम्यूनिटी किससे आती है, वाइट ब्लड सेल से। तो वाइट ब्लड सेल्स का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हमारी बॉडी इतनी इम्यून नहीं रहती कि वो किसी भी डिसीज से फाइट कर सके। मान लो किसी को एड्स है, अगर उसको डायबिटीज़ हो जाती है या कोई और मेजर जैसे कोविड-19 हो जाता है, कोई भी ऐसी डिसीज़ हो जाती है, इम्यूनिटी बेस्ड रोल हो, क्योंकि देखो कोरोना में भी कोविड-19 को भी वही फाइट कर सकते हैं जिसकी इम्यूनिटी अच्छी हो। मान लो किसी इंसान को एड्स है और वो उसको कोविड-19 हो गया, तो डेफिनेटली ही गोना डाई, बिकॉज
कि उस केस में क्या होगा कि ऑलरेडी उस इंसान का एड्स की वजह से इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि वो छोटे से इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू जैसे बीमारियों में भी वो क्या हो सकते हैं, डेथ आ सकती है उनको। पहले तो ऐसे क्वेश्चन में डिस्कस करें कि कैसे अफेक्ट करता है इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी अगर नहीं होगी तो इंसान को क्या दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। फिर आप एग्जांपल देके बताएं, जैसे स्मॉल इन्फेक्शंस, कोविड-19 हो गया या कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें इम्यूनिटी ही हमको बचा सकती थी, ऐसी बीमारी हो जाएगी तो इंसान एड्स की वजह से ज़रूर मरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पर, इन द स्लम एरिया मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, हमें पता है कि स्लम एरिया में ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं मलेरिया से। मेंशन एनी टू अनहाइजीनिक कंडीशन दैट मस्ट बी प्रिवेलिंग इन द लोकेलिटी। इसका क्या मतलब है, हमने कुछ ऐसे टू अनहाइजीनिक कंडीशन बतानी है जिससे कि स्लम एरियाज़ में जो मलेरिया के जो मॉस्किटोज़ हैं वो ग्रो कर जाते हैं। सिंपल सी बात है, देखो जो स्लम एरिया हो वहाँ पे इतनी क्लीनलीनेस तो होते नहीं है। देयर इज़ ए नॉट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट ऑल्सो, वेस्ट डिस्पोजल की टेक्निक्स नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे मॉस्किटोज ग्रो न होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें, हमें पता है कि रेन वाटर से भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं मलेरिया के मच्छर ग्रो होने के लिए। तो मानसून में क्या होगा, जो पानी आएगा और वहाँ पे प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम तो है ही नहीं है कि जो नालियों से पानी है वो अच्छी तरह से डिस्पोज या वहाँ से निकल सके, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी अल्टीमेटली मलेरिया के मॉस्किटोज को ग्रो कर सकते हैं। दूसरी बात, कई बार लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में पानी भर के रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए, जैसे कूलर का पानी हो गया, मटके में हो गया, तो घर के बाहर गमलों में पानी हो गया। तो अगर हम ऐसी चीज़ें रखते हैं, और स्लम एरिया में ऐसी ज़्यादा चीज़ें काफ़ी होती हैं जहाँ पे पानी रुक सकता है, स्टैग्नेंट वाटर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जिस वजह से मलेरिया के मॉस्किटो ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो आपको ऐसे एग्जांपल्स देके ऐसी कंडीशन बतानी है ऐसे क्वेश्चन में जिससे कि मलेरिया के मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रीजन। देखो, प्रिवेंशन क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर डिसीज ना हो, इसलिए हम क्या क्या ऐसी टेक्निक्स अपनाएं ताकि उस बीमारी से बचा जा सके। और क्योर तो पता ही आपको ट्रीटमेंट को बोलते हैं। तो इसको समझाने का सिंपल तरीका है, कोविड की सिचुएशन ले लो कि अगर कोरोना से बचना है तो इट इज़ बेटर कि हम प्रिवेंशन लें। कुछ ऐसी टेक्निक्स है जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजिंग है, ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं, बच के रहें, कोविड वैक्सीन लगाएं, तो अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बढ़ाएं ताकि हमारे पे वो बीमारियां लगें ना। ठीक है, अगर बाय चांस अगर बीमारियां लग भी जाती है तो हमारी बॉडी इतनी इम्यून होनी चाहिए, हम इतने प्रिकॉशंस लें या उनके इन्वायरमेंट में अगर हम आ भी जाएं तो भी हम बच सकें। तो आपको ऐसे कुछ एग्जांपल देने हैं, ऐसे एग्जांपल्स आप दें, होने के बाद बचने से अच्छा है हम कुछ प्रिवेंशन करें ताकि वो बीमारी हो ही ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरुण इज हैविंग हेडेक एंड फीवर, ही टेक सम पिल टू ब्रिंग द फीवर एंड हेडेक बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर, व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट कॉल। देखो क्या कह रहा है कि अरुण को हेडेक और फीवर होता है तो वो दवाई ले लेता है फीवर और हेडेक की डॉक्टर से जाने से पहले। अब ऐसे फिनोमेना को, ऐसे ट्रीटमेंट को जनरली क्या बोला जाता है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट भी आप बोल सकते हो। आप सबके घर में पता है कि फर्स्ट एड किट होती है, तो डॉक्टर जाने पहले अगर ये छोटे से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड किट में से दवाइयाँ निकालते हैं और ले लेते हैं, तो इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज, दे सिंपली क्या कर सकते हैं, हम उसके सिम्टम्स को कम करके, जैसे अगर फीवर है तो आप पैरासीटामोल लेके फीवर को डाउन कर सकते हैं, हेडेक है तो थोड़ा सा रेस्ट करके आप उसके सिम्टम्स को डाउन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, देखो लिमिटेशंस तो है ही। डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं कि अगर आप कोई भी सिम्टम देखते हैं तो डायरेक्टली अपने आप से डिसीजन मत लें, क्योंकि देखो अगर फीवर हुआ है तो लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो मलेरिया की वजह से है, डेंगू की वजह से है, या कोई इन्फेक्शन है, या इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वहाँ चेंज आया जिस वजह से आपकी बॉडी में वो फीवर आ गया है। ठीक है, तो रीज़न जाने बिना हमने कोई काम नहीं करना। तो लिमिटेशंस ये होंगी कि आपको रीज़न जाने बिना कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। अगर आप श्योर हैं तो आप ले सकते हैं। दूसरा, हमें अमाउंट नहीं पता कि हमें अमाउंट कितना लेना चाहिए ना, तो इस वजह से ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, ये भी लिमिटेशन में आती है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ डॉक्टर नर्स हेल्थ वर्कर इज एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर इन द कम्युनिटी, फाइंड आउट हाउ शी और ही अवॉइड गेटिंग सिक हिमसेल्फ और हरसेल्फ। देखो कहने के सिंपल सा क्या मतलब है कि डॉक्टर नर्स हेल्थ वर्कर ये जनरली क्या होते हैं, कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जाके ज़्यादा बीमार लोग रहते हैं। मतलब उनको क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशंस लेने चाहिए या क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए जिनसे वो अपने बीमार होने से बचा सके। देखो सिंपल सी बात है कि आपने डॉक्टर्स को देखा भी होगा, वो हमेशा ग्लव्स पहन के रखते हैं। तो ग्लव्स पहन के रखेंगे तो ये अच्छी बात है कि कहीं भी जर्म्स होंगे तो उनके डायरेक्ट टच में नहीं आएंगे। दूसरा ही बात क्या है, अगर हम उनको अगर डॉक्टर्स एंड वर्कर्स वो देखो मास्क पहन के रखते हैं, तो मास्क पहन के रखेंगे तो कोई भी जर्म्स, अगर एयरबॉर्न डिसीज़ वाले कोई भी जर्म्स है वो बॉडी में एंटर नहीं करेंगे तो बॉडी क्या होगी, बच जाएगी एयरबॉर्न डिसीज़ से। उसके अलावा क्या करते हैं, वो प्रॉपर पीपीई किट पहनते हैं। आजकल कोविड-19 जैसी सिचुएशंस में तो आपने ये भी देखा होगा, डबल मास्क है, जो पीपीई किट है वो पहनते हैं। उसके अलावा वो ग्लासेस भी डालते हैं, आई इन्फेक्शन करने वाले कोई भी जर्म्स या माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर ना कर जाएं। और दूसरी चीज़ क्या होता है, जब भी वो ऐसे कोई भी सर्जरी करते हैं या नॉर्मल पीपल या किसी भी पेशेंट से मिलते हैं उनके बाद सैनिटाइज ज़रूर करें, और अपना जो इन्वायरमेंट है वो जितना ज़्यादा हो सके वो हाइजीनिक रखें, और जितना हो सके बैलेंस डाइट उनको लेना चाहिए ताकि बीमारियों से वो दूर रहें और उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहे, क्योंकि उनको ज़्यादा चांसेस हैं बीमार होने के, तो उनको अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्यून रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर क्राउडेड एंड पुअर वेंटिलेटेड हाउसिंग इज ए मेजर फैक्टर इन द स्प्रेडिंग ऑफ एयरबॉर्न डिसीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड सपोर्ट द आंसर विद एग्जांपल। देखो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में या फिर पुअर वेंटिलेटेड जहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह ना हो, बंद बंद कमरा हो, वहाँ पे एयरबॉर्न डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वहाँ कैसे बच सकते हैं, देखो आप इसको एक्सप्लेन करो। पहले आप बता दो कि एक कमरा ऐसा है जिसमें बिल्कुल भी खिड़कियाँ नहीं है, अगर वहाँ पे किसी को एयरबॉर्न डिसीज़ है जैसे कि कॉमन कोल्ड है, कोविड है, टीबी है, तो वहाँ ज़्यादा चांसेस है कि दूसरे जो आसपास के लोग हैं उनको भी होगा। देखो हम कितने भी प्रिवेंशन करें लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, भूल कर देते हैं। तो ओवर क्राउडेड प्लेसेस में ज़्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के बाद आप टीबी का एग्जांपल ले लो। मान लो किसी को टीबी है और वो आपके कमरे में बैठा हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो खांस भी रहा, आपको लगेगा कि नॉर्मल कफ ही होगा, लेकिन आपको नहीं पता इवन हर कफ में वो कितना ज़्यादा बैक्टीरियाज को रिलीज कर रहा है, और उन बैक्टीरिया से जो आसपास के लोग हैं उनको तो चांसेस है ही बीमार होने का, उसके अलावा जब वो बाहर जाएंगे तो उनको भी होगा। ठीक है, तो पुअर वेंटिलेटेड अगर नहीं है तो ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी, एयरबोर्न डिसीज जैसी बीमारियां तो बहुत ही ज़्यादा फैलेंगी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है जो भी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और कोई भी हमारे जो हाउसेज हैं उनमें भी क्या होता है, अच्छी तरह से वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे सूरज की रोशनी ना पहुँचे या हवा पास ना हो, ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि एग्जॉस्ट फैन हो और कमरे के अंदर से हवा पास ज़रूर हो। सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।